तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का अवर एनवायरनमेंट चैप्टर। ये छोटा सा ही चैप्टर है, इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, इसके लिए हमें पार्ट बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। छोटा सा चैप्टर है, पूरा डिस्कस करेंगे, आसान है, बायो का चैप्टर है, कोई केमिस्ट्री की तरह या उसकी तरह फॉर्मूले या कुछ है नहीं इसमें याद करने लगे, बस सिर्फ मतलब याद करने वाला सिस्टम है। जैसे टॉपिक्स हैं उसको देख के पढ़ेंगे और आराम से इसको 30-40 मिनट की वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अवर एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले एनवायरनमेंट से शुरू करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑल द लिविंग और नॉन लिविंग organisms present around an organism is called environment। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट हैं एक ऑर्गेनिज्म के, तो वो उसका एनवायरनमेंट है। जैसे कहने का मतलब है कि क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, ठीक है, एक बच्चा पढ़ता है तो उसके जितने भी दोस्त हैं, टीचर हैं वगैरह वगैरह, वो सारे मिलके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर बंदे के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ तुम्हें, तो ये जो एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसके लिए वो लिविंग, जो एक तो लिविंग का मतलब है जो जी सकते हैं और जो नहीं भी जी सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसी क्लास में डेस्क है, बेंच है, बोर्ड है, जो मतलब सांस लेते नहीं जीते नहीं, पर वो भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि लगे कि वो स्कूल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो ऑल द लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स भी बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। अगर तुम्हें ये मान लो जैसे बहुत बड़ा लग रहा है ये वाला हिस्सा, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी जगह पे तुम ये लिख सकते हो ऑल द थिंग्स, सिर्फ एक वर्ड, ऑल द थिंग्स अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। जो भी एक ऑर्गेनिज्म के अराउंड कोई भी कई सारी चीजें हैं वो सारी मिलके एक एनवायरनमेंट बनाती हैं, ठीक है। ये था एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं इसमें इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ जियोग्राफिकल एरिया where the living organisms interact with each other। इसमें लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और नहीं, एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक ज्योग्राफिकल एरिया बोला है, इसका मतलब क्या है कि एक जगह, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलते हैं एक साथ। मतलब जैसे कि क्लास ही मान लो, क्लास का ही एग्जांपल परफेक्ट है इसके लिए भी। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट वो है कि जैसे तुम्हारे आसपास का माहौल है, जैसे तुम क्लास में बैठे हो तो तुम्हारे सारे दोस्त हो गए वगैरह वगैरह, वो सारे एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो तो है एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम का क्या मतलब है? वो रूम जिसमें तुम आके बैठ रहे हो, जहाँ पे आके तुम लिविंग और नॉन अपने दोस्तों से मिल रहे हो, तुम भी लिविंग थिंग और वो भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, तो आपस में मिल रहे हो। उसके अलावा तुम्हारा बेंच हो गया, जैसे तुम नहीं आ रहे तो तुम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, जैसे संडे है, स्कूल की छुट्टी है, तो तुम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग, जब स्कूल लगता है, क्लास लगती है तुम्हारी, तो सब एक साथ बैठते हैं जिसमें लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग, तो वो प्लेस, यानी कि इकोसिस्टम एक जगह है। और एनवायरनमेंट क्या है? वो सारे लोग या चीजें वगैरह जो जिनके साथ मिलके एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। और इकोसिस्टम वो जगह जहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के टाइप्स की। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है पहला नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम। और एक होता है हमारा मैन मेड या आर्टिफिशियल, मैन मेड इकोसिस्टम। इसको तुम आर्टिफिशियल भी लिख सकते हो, SYS, यहाँ पे आर्टिफिशियल भी लिख सकते हो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ना ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ये ह्यूमंस के बगैर ही ग्रो करे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमंस की कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ ह्यूमंस, ठीक है।
और यहाँ पे ह्यूमंस का पूरा रोल है, अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी। इकोसिस्टम है, दोनों ही हैं। अब मैं तुम्हें इनके एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो नेचुरल इकोसिस्टम जो प्राकृतिक है, जो बिना हमारे एफर्ट के भी चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका पहला मान लो जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जंगल है, ठीक है। जंगल में क्या है कि कई सारे ट्रीज, एनिमल्स वगैरह, कोई मरता है दोबारा उसको खा लेता है, वो ह्यूमंस के बगैर सारे काम चल रहे हैं। वहाँ पे तो हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी पेड़ पौधे हमसे पहले से थे, ठीक है। इसमें हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो अब एक इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इसको सेकंड बना देते हैं, इसको फर्स्ट बनाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैन मेड का, जैसे एक्वेरियम मान लो। एक्वेरियम जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको हमें साफ करना पड़ता है, मछलियों को हमें खाना खिलाना पड़ता है। वो हमने खुद बनाया है और उसका ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। जैसे नेचुरल का एक और एग्जाम्पल समझ लो। जैसे नेचुरल का है हमारा एक पॉन्ड इकोसिस्टम, मान लो पॉन्ड होता है हमारा तालाब, ठीक है। अब तालाब के अंदर मछलियाँ खा रही हैं खाना, एक मछली दूसरी मछली को खा जा रही है, ठीक है। उस तालाब के अंदर डिकम्पोजर्स भी हैं, वो उन मछलियाँ कोई मर भी जाती हैं तो उनको डिकम्पोज करके उसमें गायब कर देते हैं। मतलब उन्होंने सारा ठेका खुद ही ले रखा है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे जो इसके अंदर काम चल रहे हैं, या फिर धरती जैसे हम भी हैं, तो हम जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं वो सब खुद ही डिकम्पोज हो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ एनिमल्स मरने के बाद डिकम्पोज होते हैं, तो इसमें अपना रोल नहीं है। लेकिन जो हम बना रहे हैं उसमें हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे जू है, चिड़ियाघर। फॉरेस्ट में जानवर हैं, वो एक दूसरे को खा जा रहे हैं, ठीक है, और वो खुद ही डिकम्पोज भी हो जा रहे हैं। अब इनकी बात करें यहाँ पे, तो जू में भी हैं जानवर, पर वो एक दूसरे को नहीं खाते। इनको हमने रखा हुआ है तो फिर इनको खाने खिलाने की जिम्मेदारी हमारी। मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है, सारा ठेका या फिर सारी जिम्मेदारी ह्यूमंस की होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ह्यूमंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और यहाँ पे जैसे इसके दो एग्जाम्पल्स है, और इसके दो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया कि मतलब यहाँ पे ह्यूमंस के एफर्ट लगते हैं, एफर्ट करना पड़ता है ह्यूमंस को, और यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। ये था इसका कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में कि नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गया। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसका क्या मतलब है कि इकोसिस्टम में कितने कारक होते हैं। ज़्यादा हिंदी में बोलूँगा नहीं, मतलब उसमें कितने तरीके का होता है। तो दो तरीके का होता है। देखो, एक तो बायोटिक इकोसिस्टम, एक अबायोटिक इकोसिस्टम। एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक इकोसिस्टम। बायोटिक के आगे तीन है, उसको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं इनकी छोटी छोटी तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। बायोटिक में कौन आते हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जी रहे हैं, जो सांस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे देखो ये हमारे बायोटिक में आते हैं। बायोटिक का मतलब जितने भी जीने वाली चीज़ें हैं जो जी सकती हैं वो हमारे बायोटिक इकोसिस्टम में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल के लिए प्लांट, ह्यूमन, एनिमल्स, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा अबायोटिक इकोसिस्टम, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या है। दूसरा है हमारा अबायोटिक इकोसिस्टम। इसमें क्या है, जो भी हैं सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जी नहीं रहे हैं, कुल मिला के सांस वगैरह नहीं लेते। ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जी नहीं रहे, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल भी इसमें कई सारे हैं, पर हाँ वो हमारी हेल्प पूरी करते हैं, रोल है उनका पूरा, उनके बगैर अपना नहीं चलेगा। लेकिन सीन क्या है कि उनका उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं कि जी नहीं रहे हैं तो कोई इनका ऐसे ही पड़े किसी काम के नहीं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अब पानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोइल, खेती करने के लिए मिट्टी चाहिए। एयर, सनलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। उतने ही इंपॉर्टेंट है ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि लोग साथ में मिलकर जी सकें। देखो ह्यूमंस को वाटर चाहिए पीने के लिए, प्लांट्स को भी चाहिए, सोइल चाहिए ह्यूमंस को क्रॉप ग्रो करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए भी चाहिए, सांस लेने के लिए सबसे मेन तो हमें यही चाहिए, सनलाइट चाहिए हमें, मतलब सब कुछ चाहिए। आपस में सब लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तभी ये नॉन लिविंग और लिविंग मिलके ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का मतलब ही वही है कि एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हैं वो आपस में कैसे कैसे इंटरेक्ट करती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या, देखो एनवायरनमेंट वो जिसे हम हमारे साथ ही, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो सब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं।
इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो जगह, ठीक है। ये है वो साथी हमारी, ये है वो जगह, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल वाले जो जिनमें हमारी कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, रिवर की जगह सी, समुद्र में भी हमारा कोई काम नहीं है, मछलियाँ मर रही हैं, खुद ही जी रही हैं, खुद ही डिकम्पोज होकर सारा खुद काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या आर्टिफिशियल में, इनमें हमें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि इनको बनाया ही हमने, बनाया हमें तो ध्यान भी तो हम ही रखेंगे। और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में देखो, बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जी सकते हैं, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो नहीं जी सकते, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर भी आ सकता है कभी इसमें कि जो मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें अब हमें पता है, देखो इसमें क्या है यहाँ पे, और इसमें क्या फर्क है कि देखो पोंड है, मछलियाँ यहाँ पे भी हैं, ठीक है, एक्वेरियम है, मछलियाँ वहाँ पे भी हैं। अब इसको हमें कभी साफ नहीं करना पड़ता, ये हमेशा खुद ही साफ रहता है, और इसको हमें साफ करना पड़ता है, एक्वेरियम को, मतलब जो जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, तालाब जैसा मतलब खुद ही वो कांच का होता है जिसमें मछलियाँ पड़ी रहती हैं, नीचे पत्थर लगाते हैं, 2-3 मछलियाँ रख दी उसमें तैरने के लिए, ठीक है। तो इसको हमें साफ करना पड़ता है, इसको कभी साफ नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखो इसके अंदर हमने खुद मछलियाँ डाली है, पत्थर डाले हैं 10-15, मोटर लगा दी, पानी चलो साफ कर रहा है, साफ पानी, लेकिन फिर भी हमें इसको साफ करना पड़ता है। ये मोटर है, ठीक है, मान लो मोटर वगैरह सब कुछ लगा दिया, पर फिर भी हमें इसको हफ्ते में साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिकम्पोजर्स नहीं है, डिकम्पोजर्स, क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जैसे कि कुछ अगर इम्प्योरिटी आ गई, गंदगी आ गई, मछली मर गई, उसको खा के पूरा गायब करने का ठेका डिकम्पोजर्स का ही होता है, जो असल में कीड़े मकोड़े छोटे लेवल पे होते हैं, जो हर चीज़ को, जैसे शेर मर गया कोई, ठीक है, मरी हुई चीज़ को कोई और नहीं खाता, तो डिकम्पोजर्स खाते हैं, उसको गायब करने का ठेका उनका रहता है, ठीक है, पूरा तरीके से गायब करना, ठीक है। तो पोंड में क्या है कि कोई मर भी जाता है ना, तो वो खुद ही डिकम्पोजर्स पोंड में है, ठीक है। इसमें हमने डाले नहीं है, अगर हम डाल दें तो ये भी खुद कर देगा अपना काम, ये इसमें भी हमें इसको मतलब हर हफ्ते साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका क्या इसमें है खुद ही पहले से, और इसको साफ करना पड़ता है क्योंकि उसमें डिकम्पोजर्स नहीं है, तो वो मतलब उतनी साफ सफाई उसमें रहती नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब हमने डिस्कस कर लिया, देखो बायोटिक अबायोटिक था, हमने पढ़ लिया है कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक के आगे 3 है, मतलब 3 पार्ट है कि बायोटिक में कौन कौन से होते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक डायग्राम से ही समझा देता हूँ पहले तो, देखो ठीक है, उससे क्या होगा तुम्हें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या होते हैं कि एक होता है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो मेनली क्या करते हैं, एक 3 टाइप है, मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ। एक प्रोड्यूसर होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स, और एक होते हैं डिकम्पोजर्स। ये तीनों बायोटिक के ही एग्जाम्पल हैं, मतलब समझ लो अगर बायोटिक के 3 अगर मेरे को एग्जाम्पल बनाए तो एक चेन टाइप की बनेगी ऐसी, और ये होते हैं डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूसर्स का मतलब है जो प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे मेक फूड फॉर अदर्स। ये क्या करते हैं, कुल मिला के दूसरों के लिए खाना बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल है हमारे जैसे प्लांट्स हो गया, ठीक है, या ट्रीज, 5 ट्रीज एक ही बात है, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे एक इसमें बैक्टीरिया भी है जिसको हम कहते हैं, एक बैक्टीरिया इसमें लिख देता हूँ, वो बैक्टीरिया का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी खाना ही बनाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक बैक्टीरिया है, वैसे तो बैक्टीरिया नहीं बनाते, बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर, डिकम्पोजर्स में आते हैं, पर ये इकलौता बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये खाना बनाता है। या तो तुम प्लांट्स भी लिख सकते हो तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर्स का मतलब है जो वो खाना बना, उनको खाने वाले, ठीक है। कंज्यूमर्स में उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, वो भी मैं तुम्हें एक साथ ही बताता हूँ। देखो उसमें सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी, इसको ध्यान से समझना, कंज्यूमर्स। दूसरे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तीसरे आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। देखो इसमें क्या होता है इन तीनों में, इसमें तो प्रोड्यूसर्स हैं, एक ही है जो खाना बनाएगा, सीधी सी बात है। अब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स में क्या सीन है कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है इनका काम। जैसे फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, यहाँ पे मैं तुम्हें इन दोनों को जरा इंटलेक्ट करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है।
यहाँ पे मान लो एक घास है, जैसे कि मैंने बोला ना कि प्लांट्स और ये क्या बोलते हैं, प्लांट्स और ट्रीज वगैरह, तो यहाँ पे ग्रास है, घास। तो इन्होंने क्या किया, GRASS, तो एक ये ग्रास है, ठीक है। मान लो ये ग्रास ग्रो हुई प्रोड्यूसर्स की वजह से, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज ने अपने आप को ग्रो किया ताकि कोई और उनको आके खाए। ये ऐसा चलता रहता है, हमेशा से होता है। तुम बोलोगे कि भाई प्रोड्यूसर्स के साथ ज़्यादा नाइंसाफी, नाइंसाफी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है कि ग्रो होते हैं तो इनको एनिमल्स खाते हैं। अब प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, एक ग्रास मान लो घास को ग्रो किया। अब प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो ग्रास को ग्रास ओपर ने खा लिया। ग्रास ओपर एक टिड्डा होता है, तुमने नाम सुना होगा शायद। उसने क्या किया, घास को खा लिया। वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, पहला खाने वाला, ठीक है। अब तुम बोलोगे ना इसमें तीन तीन है, तो वो तीन तीन मैं बताऊंगा कि कैसे तीन तीन है। देखो, ग्रास ओपर ने खा लिया। अब ग्रास ओपर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा था, मान लो स्नेक था, मान लो स्नेक। तो स्नेक ने खा लिया इसको, ग्रास ओपर को। अब तीसरा स्नेक को भी किसी ने खा लिया, वो टर्सरी कंज्यूमर हो गया। ये स्नेक को खा लिया हमारा ईगल ने खा लिया, ठीक है। तो इसने इसको खा लिया, इसने इसको खा लिया और इसने इसको खा लिया। तो कंज्यूमर्स में ऐसे देखो, प्रोड्यूसर्स का काम है एक चीज को बना देना। एक बंदे ने, जैसे इसने बना दिया, इसने घास बना दी यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एक एक करके एक दूसरे को खाते जाएंगे। और वो जिस, इतना ध्यान समझना कि जो हमारा पहला प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो हमेशा हर्बीवोर्स होगा, जो घास खाते हैं। क्योंकि घास, अगर ये हमेशा घास वाली चीजें ही बनाते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हमारा घास खाने वाला होगा। जैसे मान लो घास को गाय ने खाया, तो गाय एक शाकाहारी है जो हर्बीवोर्स है, ठीक है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हमेशा घास को खा के शुरुआत करेंगे ना, यहाँ से यहाँ की, तो घास को खाने वाले तो शाकाहारी होंगे। तो जो पहला है वो हमेशा शाकाहारी होगा, इतना ध्यान रखना। शाकाहारी बोले तो हर्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद चाहे कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स हो सकते हैं। जैसे कि गाय, गाय को अब मान लो गाय को कुत्ता खा ले, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि गाय ने घास खाई और घास को क्या हुआ कि गाय मर गई है, तो उसको कुत्ता, देखो कुत्ता वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों चीजें खा लेता है। तो या तो शेर खा ले, ठीक है, शेर खाएगा तो वो भी गाय को खा सकता है, वो कार्निवोर्स है, प्रॉपर पता है कि वो मांसाहारी है। या तो ओमनीवोर्स भी खा सकता है, क्योंकि ओमनीवोर्स क्या करते हैं, दोनों चीजें खा लेते हैं, ठीक है। और इधर भी यही सीन है, इधर भी कार्निवोर्स ओमनीवोर्स दोनों हो सकते हैं, इधर भी दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो पहला होगा वो तो हर्बीवोर्स ही होगा, क्योंकि घास जो है वो कोई शाकाहारी जानवर ही खा सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके चेन चलती है। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब जो मेनली हमारे लिए घास या कोई ऐसा खाना बनाए जो वेजिटेरियन है, तो उसको कोई वेजिटेरियन आके खा लेगा और फिर वो एक लंबी सी चेन चालू हो जाएगी। घास को ग्रास ओपर ने खाया, एक टिड्डा कीड़े जैसा होता है, उसको सांप ने खाया, सांप को ईगल ने खा लिया, ठीक है। अब ये तो है कि भाई इनकी ऐसी चेन चल रही है। अब डिकम्पोजर्स पे आते हैं कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लो कल को ईगल भी मर गया, ठीक है, ईगल मर गया, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप होते हैं, फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे ईट डेड एंड डिकेड एनिमल्स। एनिमल्स नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिखना ज़्यादा सही है। ऑर्गेनिजम्स में सारे आते हैं ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है कि ये वो छोटे छोटे कीड़े हैं, ये खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स ही मान लो माइक्रो, और जी लिख दिया, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ईगल मर गया, ठीक है, कंज्यूमर्स का लास्ट वाला भी मर गया, मान लो टर्सरी था, देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बाद अगर ये भी मर गया, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो मरे हुए या फिर गले हुए जानवरों को खा जाते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं, क्योंकि खा के पूरा हड्डी तक को गायब कर देंगे। यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया और उस बोतल का हम कुछ नहीं कर सकते, हमने उसको फेंक दिया, तो वहाँ पे गार्बेज हो गया प्रोड्यूस, मतलब एक कूड़ा हो गया। उसको हम साफ करेंगे, मतलब कितना भी प्लास्टिक को जला लो फिर प्लास्टिक बन जाएगा, मतलब तो वो रहेगा ही। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे किसी जानवर को खा लिया तो उसको पूरा ही खा लेंगे ताकि कोई कूड़ा वगैरह कुछ ना बचे, ठीक है। तो ये होता है डिकम्पोजर्स का काम। प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो उसको खाते हैं, एक के बाद पहला कंज्यूमर्स दूसरे को खा लेगा, ऐसे करके ऊपर नीचे करके तीनों एक दूसरे को खा जाएंगे, और लास्ट वाला जो बचेगा उसको निपटा देंगे हमारे डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उसको सोइल में मिला देंगे। देखो डिकम्पोजर्स मेन क्यों क्या क्या करते हैं, देखो ध्यान समझना। जैसे डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो तो ईट कर लिया डेड एंड डिकेड एनिमल, उनको खा लिया। अब क्या करेंगे, एंड दे डिस्ट्रीब्यूट बोल दो चाहे, दे डिस्ट्रीब्यूट H2O और CO2 एंड मिनरल्स टू सोइल, या इन सोइल कर सकते हो इसको, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि डिकम्पोजर्स पूरे तरीके से क्या काम करते हैं, पहले तो उनको खा लेंगे और जो उनसे H2O गैस या CO2 या मिनरल्स निकलेंगे उसको सोइल में मतलब मिट्टी में दोबारा नीचे कर देंगे। अब देखो कुल मिला के ये एक साइकिल बन गई। कैसे बन गई, देखो इसने खाने को ग्रो किया, इसने एक कंज्यूमर से क्या किया, एक को खाया, दूसरे को खाया, तीसरे को, लास्ट वाला कंज्यूमर्स खा के खुद मर गया या कैसे भी मर गया, उसको डिकम्पोजर्स खा गए। अब डिकम्पोजर्स ने खाए तो उसके अंदर से जो मिनरल्स वगैरह निकले उन्होंने फिर सोइल में कर दिए। अब उन्होंने फिर सोइल में कर दिए तो इसका मतलब है कि सोइल दोबारा से प्लांट प्रोड्यूस करेगी और दोबारा प्लांट प्रोड्यूस हो गया तो फिर से यही साइकिल चालू हो जाएगी, फिर से उसको कोई कंज्यूमर खाएगा, डिकम्पोजर्स कंज्यूमर को निपटा देगा बाद में और फिर से एक और प्रोड्यूसर बन जाएगा, जिससे ऐसे करके ये साइकिल हमारी चलती रहती है। ठीक है, ये था हमारे बायोटिक में कि ये तीन जो होते हैं ना कि एक दूसरे को कैसे फॉलो करते हैं, ये हमने इसमें समझ लिया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की हमारी, वो है फूड चेन, कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन, देखो फूड चेन, देखो चेन का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया कि एक तरीके से 1 2 3 करके चेन चालू होगी और एक दूसरे को निपटाते रहेंगे, इस तरीके का ही है वैसे ये। देखो फूड चेन क्या होती है, इट इज़ अ सीरीज टाइम बोल दो या कैसा ही बोल दो, इट इज द सीक्वेंस बोल दो, सीक्वेंस और सीरीज टाइप कुछ भी बोल सकते हो, ऑफ एनिमल्स इन ऑर्गेनिजम्स दे ईट ईच अदर, एक दूसरे को जो खाते हैं उनकी एक सीरीज या सीक्वेंस है, मतलब बिल्कुल उसी तरीके से वो चलता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, एग्जांपल से तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास है एक ग्रास, ठीक है, घास को, चलो ग्रास वाला एग्जांपल हमने पहले ही दे दिया है। यहाँ पे हम एक फ्लावर बना देते हैं, फूल है, ठीक है। अब ये चेन समझना ज़रा ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फ्लावर है, इसको क्या हुआ, इसको भाई बटरफ्लाई क्या करती है, आती है, इन पे बैठेगी और उसका रस जो है सक कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ से बटरफ्लाई के पास गया, बटरफ्लाई बनानी थी, चलो बना ही देता हूँ। तो ये बटरफ्लाई, अब इस बटरफ्लाई को यहाँ से एक फ्रॉग है, फ्रॉग कैसे बनाऊँ, चलो फ्रॉग लिख ही देते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई को फ्रॉग ने खा लिया, अब फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक, और स्नेक को ईगल ने खा लिया, ईगल। इसका मतलब क्या है कि ये एक फूड की चेन है जो चलती जा रही है, और एक टाइम पे ईगल, मान लो ईगल को भी किसी ने खा लिया, नहीं खाया तो अगर मान लो ईगल खुद मर गया या स्नेक खुद मर गया तो डिकम्पोजर्स आके उसको निपटा देंगे। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि ये जो चेन है ये चलती रहती है, इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। इट इज़ द सीक्वेंस और सीरीज, या तुम सीरीज बोल सकते हो, तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे ईट ईच अदर, जो एक दूसरे को खाते हैं तो वो कैसे एक चेन की तरह वो आगे चलता जाता है, उसी को फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब हम आएंगे, तो अभी हमने फूड चेन के बारे में पढ़ लिया, अब हम आते हैं कि फूड वेब क्या होता है। देखो वेब का मतलब होता है जाला, स्पाइडरमैन वाला जो वेब होता है, तो उसी टाइप का फूड वेब भी होता है। देखो फूड वेब का क्या मतलब है, फूड वेब का मतलब है, अगर मैं तुम्हें डेफिनेशंस के हिसाब से समझाऊंगा, पहले तो देखूंगा डेफिनेशन, उसके बाद तुम्हें ना थोड़ा एक इंटरकनेक्टिंग, इसमें एक सोर्स होता है, मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊं पहले। देखो इट इज द इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन ऑपरेटिंग इन आवर इकोसिस्टम। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब मैं तुम्हें डायग्राम से सीधा समझाऊंगा, इसकी डेफिनेशन तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगी, फिर मैं बता भी दूंगा। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्रास है, घास, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लावर है, फ्लावर, और साथ साथ ये हमारा जो प्राइमरी है, अभी ट्रॉपिक लेवल से बताया नहीं, और ये ग्रास है, ये फ्लावर है, और यहाँ पे एक ट्री मान लो, ठीक है, तीन चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो ग्रास को मान लो ग्रास होपर ने खा लिया, ग्रास को खा लिया ग्रास होपर ने, ठीक है, उसको खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया ईगल ने। थोड़ा चीज़ों को समझना धीरे धीरे, ठीक है। एक तो ये चेन है हमारे पास, फूड चेन बना रहा हूँ मैं, तीन तीन, ठीक है। फ्लावर को, सबसे पहले फ्लावर में आ गया हमारे पास बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को खा लिया, किसने खा लिया, बटरफ्लाई। अच्छा हाँ, अब देखो मेन फूड वेब का है क्या सिस्टम, फूड वेब इसी तरीके से चलता है। देखो बटरफ्लाई को भी ये खा सकता है फ्रॉग, बिल्कुल खा सकता है, ठीक है।
इस बटरफ्लाई को स्नेक भी खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, ठीक है। ईगल तो शायद बटरफ्लाई का शिकार ना ही करे, ठीक है। ट्रीज़ की बात करें, जैसे ट्रीज़ को मान लो काऊ ने खा लिया, ठीक है, या अच्छा चलो काऊ ने खा लिया, काऊ को टाइगर ने खा लिया, ठीक है। अब इसी ट्रीज़ को, जैसे मान लो एक और ट्री बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस ट्रीज़ को या फिर ग्रास को ही मान लो, या चलो यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ग्रास है एक और, ठीक है। इस ग्रास को रैबिट ने खा लिया, रैबिट, ठीक है, और रैबिट को फिर से ईगल ने खा लिया। अब ये तो कई सारी फूड चेन हो गई, लेकिन इसमें क्या टाइगर रैबिट को नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है, ठीक है। टाइगर काऊ को भी खा सकता है, ठीक है। टाइगर रैबिट को भी खाएगा, और मान लो शिकार हो रहे हैं, देखो ये अभी तो एक दूसरे को खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खा रहे तो डिकम्पोजर्स तो हैं, वो बाद में इन सबको निपटा सकते हैं अगर ये कोई मर जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि काऊ है, तो काऊ क्या फ्लावर नहीं खा सकती? बिल्कुल खा सकती है। काऊ क्या ग्रास नहीं खा सकती? वो ये भी खा सकती है। इसका मतलब क्या है कि फूड चेन की अगर हम बात करें तो वो तो एक सीधी सीधी चलती है, लेकिन फूड वेब का मतलब है कि हर चीज जरूरी नहीं है फूड चेन के हिसाब से चले। जैसे मान लो मैंने बोल दिया ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, उसको फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगी, लेकिन ईगल सीधा फ्रॉग को भी तो खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। फूड चेन का मतलब है कि एक ऐसी चेन में हो सकती हैं चीजें, लेकिन असल में जो दुनिया में चलता है वो चलता है फूड वेब, जो जिसको मिल गया वो उसको खा जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे सब चलता है। जैसे कि मान लो इस टाइगर को काऊ नहीं मिली तो क्या रैबिट नहीं, रैबिट से काम नहीं चलाएगा? बिल्कुल चला लेगा। टाइगर सिर्फ काऊ थोड़ी खाता है, टाइगर तो कुछ भी खा सकता है जो उसको मिले। सेम वैसे कि बटरफ्लाई को अगर फ्लावर नहीं मिला तो बटरफ्लाई कोई और दूसरे फ्लावर पे जाएगी, कोई तीसरे फ्लावर पे जाएगी, कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करेंगे। जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास को गाय भी खा सकती है, जिसके नसीब में वो पहले आगे वो उसको लपेट देगा। सीधी सी बात यह है कि फूड वेब का मतलब है इट इज द इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन, मतलब कई सारी फूड चेन के बीच में आपस में भी कनेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी फूड चेन बिल्कुल अपने अपने तरीके से ही चलेंगी, आपस में कनेक्शन, कोई इसको नहीं खा रहा तो मैं पहले खा लेता हूँ, दूसरी चेन का कोई पहली चेन वाले बंदे को खा जाएगा, ऐसा चलता है। तो इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन ऑपरेटिंग ना इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में हमारी ऑपरेट हो रही है चेन्स कई सारी, उसके बीच का इंटर कनेक्शन ही हमारा फूड वेब होता है। इंटर कनेक्शन का मतलब है कोई रूल नहीं चलता, कोई भी फूड चेन है, दूसरी फूड चेन इधर से आ रही है, कोई इस वाले का इसको खा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई मतलब रूल नहीं है। फूड वेब का मतलब है कोई रूल नहीं। फूड चेन तो बताती है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि ये इसको खा जाए, ये इसको खा जाए, उसको खा जाए, लेकिन फूड वेब वो बताता है कि जिसको जो मिल गया उसको निपटा देगा, ये है फूड वेब। अब देखो फूड वेब तो तुम्हें मैंने क्लियर कर दिया, अब हम आते हैं दो तीन डेफिनेशन है हमारी। तो सबसे पहली बात तो देखो वो डेफिनेशन मैं तुम्हें चलो बता देता हूँ। ऑटोट्रोपिक, आसान है सारी। ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, ठीक है। अगला है हेट्रोट्रोपिक क्या होते हैं, और अगला है कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद अगला है सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स। काफ़ी छोटी छोटी डेफिनेशन, ज़्यादा इनमें मैं डिटेल में मतलब तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूँगा, सीधा सीधा इसका बताऊंगा। देखो ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बना दे, जैसे कि डेफिनेशन देखो, दे मेक देयर ओन फूड, मतलब खुद का खाना बना दे। और वो कौन करते हैं? प्रोड्यूसर्स करते हैं, जो हमने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजर्स। अच्छा यहाँ पे लिखा तो वो है, अबे ऑर्गेनिजम्स क्यों लिख दिया, यहाँ पे डिकम्पोजर्स ही आएगा, डिकम्पोजर्स, हाँ डिकम्पोजर्स। तो जो अपना खुद का खाना बना लें वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे कि खुद का खाना कौन बना सकता है, प्लांट्स हो गए वगैरह वगैरह, कई कुछ हैं, ठीक है। जो मेनली सारे हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं? वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि ये तो खुद का खाना बना दें, ये हेट्रोट्रोपिक कौन से होते हैं? दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, मतलब खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। मेनली क्या? कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं, जितने भी सारे कंज्यूमर हैं वो सब ऐसे ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं लायन की बात करूँ, तो लायन को खाने के लिए दूसरा कोई चाहिए होगा, वो खुद थोड़ी अपना खाना बनाएगा। प्लांट है, प्लांट जैसे प्लांट तो चलो खुद खाना बनाते हैं, लेकिन काऊ अगर प्लांट को खाती है तो इसका मतलब काऊ जो है वो प्लांट पे पूरी की पूरी डिपेंड करिए, प्लांट नहीं होगा तो काऊ मर जाएगी, सीधी सी बात है। हेट्रोट्रोपिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तीसरी बात, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? दे डिकम्पोज, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया इसकी डेफिनेशन की, वो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेड एनिमल को खाते हैं, ठीक है। कुल मिला के वो डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, दे डिकम्पोज, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स ये इसकी डेफिनेशन है, और ये इसकी भी डेफिनेशन यही है, दे डिकम्पोज ऑर्गेनिजम्स। अब दोनों एक ही हैं तो फिर मैं एक साथ ही लिख देता, पर इनमें क्या फ़र्क है? ये सिर्फ चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स, ये वाले जो डिकम्पोजर्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं? ये गिव
मिनरल्स टू सोइल, ये हमने उसमें लिखा हुआ है कि वो सोइल को मिनरल देते हैं। अब देखो छोटी सी डेफिनेशन है पर फिर भी अंतर है दोनों में। डिकम्पोजर्स भी चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं पर वो सोइल में, मिट्टी में मिनरल्स छोड़ देते हैं ताकि उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, सिर्फ चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, मतलब चीज़ों को अच्छे से खा लेते हैं, मिट्टी वगैरह में कुछ नहीं छोड़ते। आई बात समझ में इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, इसमें हमने ये 4 डेफिनेशन पढ़ी, चारों इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं तुम्हें सीधी बता दी। ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रोफिक जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को पर मिनरल्स में, जो मिनरल्स हैं वो सोइल में दे देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। इसमें वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और मिनरल्स तो बाकी हैं। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ डिकम्पोज करते हैं, वो जो हमारी सोइल है उसमें कोई मिनरल्स नहीं छोड़ते। ठीक है, ये तो हो गए इन चारों की बात। अब हम बात करते हैं आगे ट्रोपिक लेवल क्या होता है। ट्रोपिक लेवल होता है वो, ट्रोपिक लेवल। हाँ, अब देखो क्या होता है कि जो भी एक दूसरे को खाता है तो सबका कहीं ना कहीं एक जगह या स्थान है, कुल मिला के एक प्लेस है हर एक फूड चेन में। ठीक है, तो उसको ट्रोपिक लेवल बोलते हैं। इट इज अ प्लेस ऑफ एनी organisms इन एनी चेन। मैंने ज़्यादा ही सिंपल कर दिया इसकी डेफिनेशन को पर फिर भी ये सही है डेफिनेशन। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इन एनी पर्टिकुलर चेन, मतलब किसी भी चेन में सबका एक एक ट्रोपिक लेवल होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल से चलते हैं, जैसे ग्रास थी, ग्रास को, अब यार आर क्यों नहीं लगाता मैं, जैसे ग्रास है, ग्रास को खाया काऊ, काऊ को खाया, यहाँ पे मान लो इसको थोड़ा सा चेन को लंबा कर देते हैं, काऊ को खा लिया मान लो, हाई नहीं करते हैं, चलो सीधा लाइन ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चलो इसको भी आगे कर देते हैं। डिकम्पोजर्स भी तो हैं हमारे, डिकम्पोजर्स ने लाइन को भी डिकम्पोज कर दिया, वो तो सबको खाते हैं, उनका किसी का, वो किसी के सगे नहीं है। अब देखो इसमें ट्रोपिक लेवल का मतलब क्या है। देखो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमें पता है, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ये भी हमें पता है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, एक के बाद एक को लपेटते जा रहे हैं, ये हमारा डिकम्पोजर्स है, एक तरीके से थर्ड कंज्यूमर है क्योंकि ये इसको खा रहा है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत हो ना कि डिकम्पोजर्स थे तो ये थर्ड कंज्यूमर कैसे बन गया, मैं बता रहा हूँ कि बस ये इसको खा रहा है, एक लाइन के हिसाब से वो थर्ड है। ठीक है, इसलिए अब ट्रोपिक लेवल क्या है, इसमें ट्रोपिक लेवल है इसका 1, इसका ट्रोपिक लेवल है 2, इसका ट्रोपिक लेवल है 3, इसका ट्रोपिक लेवल है 4। मतलब सबका एक फूड चेन में सबका अपना अपना एक ट्रोपिक लेवल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल काऊ को ये खा रहा है, ठीक है, जैसे काऊ को लायन खा रहा है हमारा, तो लायन हमारा तीसरे नंबर पे क्योंकि वो काऊ ने भी पहले किसी को खाया था, तो एक एक करके जो गाड़ी चल रही है उसके हिसाब से वो नंबर 3 पे आता है। डिकम्पोजर्स लायन को खा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो नंबर 4 पे आता है। सबका एक एक ट्रोपिक लेवल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रोपिक लेवल की सबकी एक प्लेस फिक्स है। मतलब फिक्स का ऐसा है कि मतलब एक चेन जो बन गई ना उसमें तो प्लेस फिक्स है, लेकिन अगर मान लो कि किसी और ने किसी और को खा लिया होता तो कोई वैसी प्लेस नहीं थी। मतलब एक बार जो चेन बनने के बाद प्लेस फिक्स हो जाती है कि जैसे ये इसको खा रहा है तो नंबर इसका ट्रोपिक लेवल है 3। ठीक है, लेकिन मान लो कि लाइन जिंदा ही रहा, डिकम्पोजर्स ने खाया ही नहीं, तो डिकम्पोजर्स का कभी ट्रोपिक लेवल बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो मरेगा ही। खैर, अच्छा ये तो हो गया, ट्रोपिक लेवल भी हो गया, ये 3 फूड वेब भी हो गया। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, अब आते हैं एक टॉपिक पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब तो पता ही है तुम्हें क्या होती है, एनर्जी है तो उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी को कभी हम नहीं बना सकते और ना कभी हम पूरे तरीके से उसको तबाह कर सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। तुम्हें पता भी होगा पहले शायद। देखो इसमें क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, क्रिएटेड कभी नहीं बनाई जा सकती, नॉर बी डिस्ट्रॉयड कभी तबाह भी नहीं करी जा सकती, डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर वन प्लेस टू प्लेस, हाँ चलो मान लो प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर कभी ना बनती है ना कभी ख़त्म होती है। ये हमारा मेन 1-2 नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हम बताएंगे कि मतलब एनर्जी ना कभी बनाई जा सकती है ना कभी उसको पूरी तरीके से तबाह करा जा सकता है, बस वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 10% लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10% लॉ। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी तुम्हें एक आध बताऊंगा। 10% लॉ,
ठीक है, ये बताता है क्योंकि एनर्जी हमें पता है ट्रांसफर होती है, तो उसी को ये थोड़ा जस्टिफाई करेगा कि कैसे होती है वो ट्रांसफर। देखो जैसे मान लो ये हमें बताता है कि जैसे मान लो हमारे T1 है, ठीक है, एनर्जी इज ट्रांसफर ओनली 10% when the successive trophic level या फिर लेवलर eats to लो लेवलर। अब मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, पर मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो इसमें है क्या, एनर्जी इज ट्रांसफर ओनली 10% व्हेन अ सक्सेसिव ट्रोपिक लेवलर। अभी लेवलर वर्ड तुमने नहीं सुना होगा, मैंने भी खुद ऐसे ही बना दिया इसको 2 मिनट में। ये सक्सेसिव ट्रोपिक लेवलर का क्या मतलब है, फिर लेवल कंज्यूमर मतलब जो अगले नंबर पे है। जैसे मान लो ये लायन है T3 पे है, इसका ट्रोपिक लेवल इससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसको मार सकता है आराम से, पता है, ठीक है। और लो ट्रोपिक लेवल का मतलब क्या है, इसमें ट्रोपिक मैंने लिखा ही नहीं। लो ट्रोपिक लेवल एक ये है, लो ट्रोपिक लेवल ईट मतलब क्या, सक्सेसिव जब ईट कर ले लो ट्रोपिक लेवलर को तो उससे 10% एनर्जी ही आगे जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि काऊ है, काऊ में काफ़ी एनर्जी है, अब काऊ को क्या हुआ, ईट कर लिया लायन ने, लायन उससे ज़्यादा सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल है क्योंकि T3 है उसका, ठीक है, इसका T2 है, इससे कम है थोड़ी, ठीक है। तो ये इसको ईट करेगा तो काऊ में जितनी एनर्जी है, मान लो 100 एनर्जी है, तो लायन के पास उस एनर्जी का 10% ही जाएगा। इसी को बोलते हैं 10% लो, ठीक है। ये चलता है इसमें, हर एक तरीके से ये चलता है। अब मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ था, चलो पहले इसको थोड़ा सा समझा दूँ मैं तुम्हें। एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम ओनली 10% व्हेन द सक्सेसिव ट्रोपिक लेवलर, एक ज़्यादा सक्सेसिव ट्रोपिक लेवलर ईट करता है, ईट टू लो ट्रोपिक लेवलर मतलब उससे नीचे वाले को ईट करे तो 10% ही जाता है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है, लेवलर मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया और तुम उसको याद कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो कि मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था एक बार, अभी पिछले 1-2 साल पहले, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्रास है, यहाँ पे हमारी घास है, ठीक है। घास के पास एनर्जी है 33,000 जूल, एनर्जी की पावर जूल होती है, तुम्हें पता होना चाहिए पहले भी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी है। अब घास को खाया एक कौन खाता है घास को, ग्रास ओपर ने खा लिया, मान लो ग्रास ओपर, ठीक है। और ग्रास ओपर को खा लिया, कौन खा लेता है ग्रास ओपर को, फ्रॉग मान लो। और फ्रॉग को खा लिया किसने, स्नेक ने। और स्नेक को खाया किसने, ईगल ने। अब देखो यहाँ पे हमें बताना है कि इन सब के पास प्रॉपर कितनी कितनी एनर्जी बचेगी आगे को, ठीक है। अगर मान लो इसके पास 33,000 जूल है, 33,000 का 10% ही तो जाएगा आगे, तो इसके पास कितनी होगी, 3300 जूल, एक जीरो कम हो गया। 10% का मतलब क्या है, 100 में से 10 यानी एक जीरो कम, ठीक है। अब इसके पास 3300 गई जूल एनर्जी ग्रास ओपर, जब ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया तो फ्रॉग के पास कितनी गई, इसके पास आ गई फ्रॉग के पास 330 जूल, इससे एक जीरो और कम हो गई। मतलब क्या कि अभी जैसे जैसे आगे आगे जा रहे हैं तो एनर्जी और लेवल कम पे कम होता जा रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करें, यहाँ पे क्या है, स्नेक के पास, जब स्नेक चलो अब फ्रॉग से स्नेक पे गया तो एक और जीरो कम हो गया, सिर्फ 33 जूल एनर्जी गई स्नेक के पास। अब स्नेक को भी जब ईगल खा लेगा तो इसके पास 3.3 और कम एनर्जी जाएगी। इसी को 10% लो बोलते हैं। और इसमें न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कभी आएंगे, तो जैसे ग्रास में बता दिया यहाँ पे 50,000 जूल है, फिर कई सारी चीज़ें बना देंगे, तुम बताओ उसको आगे की कितनी कितनी कम होती होती जाएगी, वो सारे बताना होता है, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हें बताया, कई कुछ बता दिया, फूड वेब क्या होता है, छोटी मोटी डेफिनेशन भी बताई इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वैसे ट्रोपिक लेवल बता दिया, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 10% लो भी बता दिया। अब हमारा बस 2 चीज़ें रह गई हैं, एक बायो मैग्निफिकेशन टॉपिक है और एक हमारा थोड़ा पोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब उन पे आते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। देखो बायो मैग्निफिकेशन पहले पढ़ेंगे हम लोग। बायो मैग्निफिकेशन ना बिल्कुल उल्टा है 10% लो के, मैं तुम्हें आराम से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले तो बायो मैग्निफिकेशन और इसकी डेफिनेशन, बायो मैग्निफिकेशन इसकी डेफिनेशन है, इट इज द increase in toxic elements or non biodegradable
substances it is an increase in toxic elements and non-biodegradable substances when the trophic level change। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि 10% लो में कि अगर ट्रोपिक लेवल चेंज होता है तो एनर्जी कम पे कम होती जाती है, ठीक है। और टॉक्सिन्स का मतलब है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, कोई बेकार चीज़ें हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, या फिर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो डिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो बुरी चीज़ें हैं ना, वो जब ट्रोपिक लेवल बढ़ता जाता है तो वो बढ़ती जाती है। जैसे कि देखो अच्छी चीज़ एनर्जी है, एनर्जी बढ़ रही है ना, जब ट्रोपिक लेवल बढ़ रहा है तो एनर्जी तो कम हो जा रही है, और जब ट्रोपिक लेवल बढ़ता है और ये जो बुरी चीज़ें हैं ये बढ़ जाती हैं, मतलब उल्टा सिस्टम जैसा आजकल का है। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो एक्वेटिक ग्रास है, घास होती है ना, उसके अंदर एक छोटा सा टॉक्सिन आ गया, टॉक्सिक एलिमेंट आ गया, जिसका मान लो 2 ppm उसका है सिस्टम। 2 ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसके अंदर इतनी सी कोई हार्मफुल चीज है, जब इसको दूसरा ट्रॉपिक लेवल कोई छोटी फिश खाएगी, स्मॉल फिश, मान लो एक्वेटिक ग्रास थी, मतलब जो पानी में रहने वाली ग्रास है, तो इसको छोटी फिश ने खा लिया तो वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे मान लो वो 20 हो गया, समझ रहे हो बात को। और किसी और को इसको बिग फिश खा ले, छोटी फिश को बड़ी वाली फिश खा ले, तो इसके अंदर का जो हार्मफुल एलिमेंट है जब इसमें जाएगा तो वो 200 हो जाएगा, 200 पार्ट्स पर मिलियन। फिर इसको मान लो कोई ह्यूमन खा ले, इसको मछली पकड़ी उसने और इसको फ्राई करके बढ़िया खा गया तो इसको 1600 पर मिलियन हो गया। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जो एनर्जी है, जो बढ़िया चीज़ है वो तो हो जाती है कम, और जो ऐसी जो बेकार चीज़ें ये हो जा रही हैं भाई ज़्यादा, उल्टा सिस्टम है। इसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जब ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है तो एनर्जी तो 10% लो के हिसाब से कम होती है, और जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं, जो बुरे एलिमेंट्स हैं, वो बढ़ते जाते हैं, इनको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब हम आते हैं जो प्रॉब्लम्स है हमारे, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, उन पर डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, देखो दो प्रॉब्लम है हमारी, एक तो ओजोन लेयर की डिप्लेशन की, और दूसरी प्रॉब्लम हमारी जो वेस्ट है हमारा, ठीक है, जैसे सूखा या गीला कचरा वैसे टाइप का, उनका प्रॉब्लम वो तो मैं दोनों डिस्कस करेंगे, और उनका थोड़ा इलाज भी देखेंगे कि कैसे उसको सही करा जा सकता है। देखो सबसे पहले तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है हमारी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। अब डिप्लीशन है क्या, असल में ओजोन लेयर के साथ हो क्या रहा है, समय के साथ ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, क्या, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, यही है वो बीमारी। मतलब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब है जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे देखो ओजोन लेयर का काम क्या है, ओजोन लेयर का काम है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन। मतलब जो सूरज की जो हार्मफुल रेडिएशन है वो भी कौन सी रेज, यूवी रेज से हमें बचाती है। और अगर ये पतली होती चली जाएगी तो वो सीधी सूर्य की किरणें हम पे आएंगी तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो मेन काम देखो, पहली बात तो ओजोन O3 एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है, ये पहली बात तो, मतलब ऑक्सीजन का ये ग्रुप है एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन O3, ये पतली होती जा रही है, इसी को बोलते हैं हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और ये हमें बचाती किससे है कि भाई जो सन की हार्मफुल रेडिएशन है यूवी रेज, उससे हमें बचाती है, ठीक है। अब पहली बात तो इसके होने का कारण क्या है, कोज, देखो कारण है सिंपल, कई सारे केमिकल्स जो हम लोग क्या करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं धुएं वगैरह, वो ऊपर जाते जा रहे हैं तो ओजोन लेयर को पतला कर रहे हैं, ठीक है। और वो केमिकल्स के नाम मैं तुम्हें बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन, पहला ये R है। दूसरा हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तीसरा हेलेंस। चौथा मिथाइल ब्रोमाइड। और लास्ट है हमारा मिथाइल क्लोराइड, नहीं एक सेकंड, मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल CFCs, ठीक है। तो ये जो ऐसे एसिड्स हैं टॉक्सिक एसिड्स हैं,
ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे ना हमारी ओजोन लेयर को खराब करते जा रहे हैं। ये पांचों तुम लिखने के लिए एक दो भी लिखोगे तो भी काफ़ी काम बन जाएगा तुम्हारा, पर मेन ये जो है ना 5 चीज़ें, ये काफ़ी ज़्यादा ओजोन को हार्म कर रही हैं। अब इसको तो ये कोज कर रही हैं, और इसकी वजह से इफेक्ट पड़ क्या रहे हैं हम पे, बुरे प्रभाव क्या हो रहे हैं वो भी ज़रा समझ लो। देखो इफेक्ट में हमारा सबसे पहला इफेक्ट में तुम्हें इफेक्ट भी बताऊंगा 3-4। जैसे मान लो पहले तो सन बर्न हो रहा है। सन बर्न क्या होता है कि सूर्य की किरणें जब ज़्यादा पड़ जाता है ना किसी के शरीर पे, तो लाल हो जाती है चमड़ी वहीं से कहीं से ऐसे से, तो उस बीमारी को कहते हैं सनबर्न। ठीक है। दूसरा क्या हो रही है, इम्यूनिटी हमारी कम होती जा रही है। इम्यूनिटी, अबे अगर सूरज ज़्यादा पड़ेगा हम पे, ठीक है, इम्यूनिटी डिक्रीज, तो धूप में खेलने से थोड़ी देर खेलेंगे ज़्यादा थक जाएंगे, जितना सूरज डायरेक्ट पड़ेगा हम पे तो उतना ज़्यादा थक जाएंगे। क्या मरीन लाइफ खराब हो रही है इसकी वजह से, मरीन लाइफ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो समुद्र में रहने वाली लाइफ है, मतलब जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और इससे और एक और इससे कैटरैक्ट भी होता है। कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद, तुमने सुना होगा आँख की एक बीमारी होती है, वो भी होती है इससे। ठीक है, मतलब ऐसा क्या, कुल मिला के ना इससे भी हमें कई सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो मेन क्या सीन है कि ओजोन लेयर का ध्यान रखने के लिए हमें इन कार्बन्स पे थोड़ा ध्यान, मतलब इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है कि ये एनवायरनमेंट में ज़्यादा ना जाएं। क्योंकि देखो मैं तो तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि ये करें, बाकी वो करें ना करें तुम पे डिपेंड करता है, पर इनकी वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें फिर हमारे साथ होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पहली की ओजोन लेयर वाली दिक्कत है। दूसरी अभी एक वेस्ट वाली दिक्कत है। ठीक है, अब हम उस पर आएंगे, और उसके साथ साथ एक और टॉपिक है हमारा, उसको भी समझेंगे। ठीक है, आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, सॉलिड वेस्ट एंड डिस्पोजल। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट और डिस्पोजल तो हम तब देखेंगे कि उनको डिस्पोज कैसे करें, पहले वो देखते हैं कि वो आते कहाँ से हैं। तो देखते हैं कि ये वेस्ट हमारे पास आता कहाँ से, इट कम्स फ्रॉम, सबसे पहले देखो कूड़ा वगैरह हमारे घरों से आता है, हाउसेज, ठीक है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल फील्ड मतलब खेतों वगैरह से आता है, एक्सेट्रा। कूड़ा तो कई जगहों से आता है, देखो सीधी सी बात बताऊँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये तो है कि वो आता कहाँ से है, और वो दो तरीके का भी होता है। पहली बात तो उनको कैटेगराइज करते हैं। देखो वेस्ट इज कैटेगराइज्ड इन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। पहली है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखो इनको दो तरीके से हमने बांटा है, फिर इसका वो भी देखेंगे कि डिस्पोजल कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखो कैटेगराइज किया इसको दो तरीके से, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल जिसको हम बायोडिग्रेड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजीज, मतलब छिलके हो गए। ठीक है, काऊ डंग हो गया, गाय का गोबर हो गया, काऊ डंग, और भी कई सारी चीज़ें जो हमारे आगे काम आ सकती हैं। ठीक है, इनको हम लोग अलग रखें किससे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जैसे कि मान लो कांच का टुकड़ा टूट गया तो उसको अलग रखो, प्लास्टिक अलग रखो, रबर, मतलब ऐसा नहीं कि इनको आपस में भी अलग रखो, इन तीनों को एक साथ रख सकते हो क्योंकि मिक्स तो होंगे नहीं, ये हो जाते हैं। ठीक है, इनको इनके साथ मिक्स मत करो, क्योंकि क्या पता इनके पील्स एसिडिक हो गए, इनके साथ कुछ ज़्यादा रिएक्टिव बना दें तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा ना हो। तो अगर इसको हम अलग रखेंगे और इसको अलग रखेंगे तो डिस्पोजल का फ़ायदा क्या है हमें, इसको अलग अलग रखोगे तो इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं, जब पहले ही अलग थे, क्योंकि आपस में मिक्स तो होंगे नहीं। इसको रिसाइकल कर लो दोबारा से। देखो अगर प्लास्टिक वगैरह रिसाइकल होगा तो काफ़ी कम यूज़ होगा प्लास्टिक, और हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। इनको अलग रखोगे तो तुम मैन्योर बना सकते हो, मैन्योर जो खाद होती है वो भी बना सकते हो। ये मतलब हमारे वैसे फ़ायदे हैं, इसका एक मतलब थोड़ा सा जो इलाज है उस तरीके का ये सीन। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर पूरा का पूरा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, और 1 घंटा हो ही गई है इसकी वीडियो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर में, दैट्स इट।